विलियम्स ऑफ इंडिया के या बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में। मतलब आज हम इसमें फर्स्ट पार्ट ही कंप्लीट करेंगे, फिर हम ग्रुप की बात करेंगे, फिर हम टी फ्रॉम असम की बात करेंगे। ओके बच्चा पार्टी, तो चलिए बिफोर यू रीड एक्टिविटी डिस्कस इन क्लास, आपको क्या करना है, इस लेसन को पढ़ने से पहले ये कुछ पॉइंट्स आपको जो देखने को मिले ना 1 2 3 4 वाले, वो आपको डिस्कशन करना है। क्लास में कर लियो, मैं आपको बताती हूँ कि इनका मीनिंग क्या है, हर एक वर्ड का मीनिंग मिलेगा, बस ध्यान से सुनते जाना आप लोग। ओके लेट्स बिगिन द क्लास। अगर देखो नए हो चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके लेट्स स्टार्ट। चलिए लिखा हुआ है what images of people and place come to your mind where you think of our country। सबसे पहले बोला गया है जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं तो लोगों के और जगहों के किस प्रकार के चित्र, और मैं बोलूँ कि किस प्रकार की इमेजेशन, मतलब आपके मन में जो है किस प्रकार का दृश्य बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आई मीन टू से पॉइंट नंबर 2 दिया है कि what parts of India have you lived in or visited? Can you name some popular टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो आपको क्या करना है, बताना है। इसमें सिंपल सी बात बोली गई है कि आप भारत के किन किन भागों में रह चुके हैं या देख चुके हैं। क्या आप किसी लोकप्रिय पर्यटन मतलब आप कह सकते हैं पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ही पॉपुलर हो, भारत की बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेस आप कह सकते हैं जिसको सभी पसंद करते हैं, स्थान का नाम बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, मतलब पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ज्यादा आता है। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच एंड द पोर्चुगीज ही है, ठीक है, have also played a part in the history of our country. Can you say which part of India so French and जैसे कि इसमें बोला गया है कि पोर्चुगीज है ना इन्फ्लुएंस, आपको बताना है भाई। आगे देखते इन लाइन का मीनिंग देखते। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश हैं, डच हॉलैंड वासी जो होते हैं ना वो, और फ्रांच, अब ये प्रांत जो होते हैं फ्रांसीसी, जो लोग फ्रांसी के अलावा पुर्तगालियों ने भी हमारे देश में इतिहास में योगदान दिया है। मतलब आप कह सकते हैं इन लाइनों में बताया गया है कि फ्रांस, ब्रिटिश, डच, इनके अलावा जो पुर्तगालीज होते हैं, पुर्तगालियों ने भी हमारे देश में योगदान दिया है। एंड आगे इसमें बोला गया है क्या कि कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड पुर्तगालीज इन्फ्लुएंस। पुर्तगालीज इसे हिंदी में बोलेंगे अपन लोग, अगर इंग्लिश में ये पढ़ोगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कि आपका पोर्चुगीज। ओके पोर्चुगीज। या तो आपको बोला गया लास्ट लाइन में कि भारत के किन भागों में फ्रेंच और पुर्तगाली प्रभाव दिखाई देता है। मतलब आपको बताना है कि कौन कौन से क्षेत्रों में पुर्तगालीज और फ्रेंच है, मतलब आपको पता है तो बताइए। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफी, बताओ। आपको बताना है कि आप बता सकते हो कि भारत के किन भागों में चाय और कॉफी की पैदावार होती है। ग्रो मतलब बढ़ती है, फसल होती है। जैसे हमारे क्षेत्र में क्या होता है भाई, आप अपने अपने क्षेत्रों में बताइए कि आपके यहाँ क्या होता है। हमारे यहाँ तो गेहूं होते हैं, अब कॉस चावल होते हैं, आई मीन टू से धान, और मूंग होती है। आपके यहाँ क्या क्या होता है। Yes, I'm farmer's daughter, beta. This is a pen portrait of traditional gone, Blaise Baker, who still have an important place in his society. सिंपल सी बात कहिए कि दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। आप कह सकते हैं पेन पोर्ट्रेट मतलब कि एक ऐसा इनफॉर्मल वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है कि चित्रण हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यह गोवा की एक पारंपरिक ग्रामीण बेकर का चित्रण है। हम लोग बात करने वाले हैं पेन पोर्ट्रेट मतलब चित्रण करना ही होता है। ट्रेडिशनल गोन ब्लेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिसका अभी भी हमारे समाज में, समुदाय में बहुत ज्यादा, बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आगे देखते हैं। आगे बोला गया है क्या आपका कि अवर elders are often heard reminiscing
nostalgically wound those good old Portuguese days. चलिए, डेज डे आप कुछ भी बोले, स्मार्ट प्रोनाउंसिएशन की हो तो फिर मजा आता है, पूरा वैसे ही करें जैसे कि होता है, फिर बाद में ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ गलत ना हो, फिर आप लोगों को हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज पे कमेंट करना आता है। तो चलिए बताया गया है कि अवर एल्डर्स, एल्डर्स मतलब बड़े होते हैं, बट यहाँ पर बुजुर्गों की बात हुई है कि हमारे बुजुर्गों, जो बुजुर्ग रह चुके हैं, अक्सर उन पुराने बेहतरीन इतिहासों की बात चल रही है ये, कि पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए सुने जाते हैं। आगे देखिए, क्या बोला था मैंने, इसे क्या पढ़ोगे आप लोग बताओ जरा, पोर्चुगीज, ठीक है। एंड दे आर फेमस लोब्स, ऑफ कोर्स इसे लोब्स ही बोलते हैं, लोब्स लोब्स, दो ही प्रोनाउंसिएशन सही होता है, ऑफ ब्रेड। तो आगे बोला है कि उनकी प्रसिद्ध जो ब्रेड है, मतलब जो फेमस ब्रेड होती है ना, जिसे डबल रोटी आप बोल सकते हैं, ब्रेड तो आजकल सब जानते हैं, वे ब्रेड खाने वाले शायद गायब हो गए हैं। We can say this कि those eaters of loaves might have vanished but the maker are still here. भले ही वो खाने वाले जो है गायब हो गए हैं, लेकिन वे ब्रेड खाने वाले शायद गायब हो गए हैं आप बोल सकते हैं, लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं। Still here मतलब वहीं पर है जहां पर बनते हैं। We still have amongst us the mixer, the molders, and those who bakes the loaves. Those age-old, time-tested furnace still exist. इन लाइनों का मीनिंग है बेटा कि हमारे बीच में अभी भी ऐसे लोग हैं जो ब्रेड का आटा मिलाते हैं, सांचे में डालते हैं। वे बहुत पुरानी उस वक्त की भट्टियां भी अभी भी मौजूद है। यहाँ पर एक वर्ड बोला गया है, आप कह सकते हैं यहाँ पर जो फर्नेस लिखा हुआ है, स्टिल एग्जिस्ट, मतलब अभी भी वो भट्टियां जिनमें ब्रेड बनती थी वो अभी भी हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, समझ रहे हैं? तो ये फर्नेस मतलब वही भट्टियों की बात हो रही है ना। द फायर इन द फर्नेस हैज नॉट एट बीन एग्जिटिंगाइज्ड द थर्ड एंड जिंगल ऑफ, तो बोला जा रहा है, और उन भट्टियों की आग अभी भी बुझी नहीं है, अर्थात अभी भी कार्यरत है, मतलब अभी भी उनमें काम चल ही रहा है। फर्नेस मतलब वो भट्टियों की बात हो रही है, ठीक है। द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हार्डलिंग मतलब होता है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है अनाउंसिंग, ओके आई अंडरस्टूड। चलिए आगे बोला गया कि वह पारंपरिक बेकर के डंडे की खटखट की और घंटी की आवाज जो सुबह उनके आने में सूचना देती है, इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। जो इन्होंने एक वर्ड बोला था यहाँ पर, एक मिनट यहाँ पर हडल बोला था ना, हाँ, थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, मतलब जो बेकर्स बम्बू की बात हो रही ना, मतलब उनके डंडों की जो आवाज है वो आज भी खटखट होती है, और जो उनकी घंटी की आवाज है, जिंगल जो बात हो रही है। फिर इसके बाद बोला है हार्ल ड्रिंक इज एरिवल arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession. तो बताया गया है कि जो सुबह उसके आने की सूचना देते हैं, मतलब वो सुबह जो आते हैं तो या तो घंटी बजती है जो ब्रेड वाले आते हैं, और नहीं तो फिर उनके जो बेकर्स बम्बू जो डंडे होते हैं उनकी खटखट सुनाई देती है, ठीक है। अभी भी कई जगहों पर सुनी जा सकती है, अपने यहाँ पर भी सुनी जाती है। आई मीन टू से हमारे यहाँ क्या होता है, घंटियां बजती हैं सुबह, राइट, ठीक है। हो सकता है पिता शायद जीवित ना हो, कह सकते हैं आप, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, ये देखिए लिखा हुआ है, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। बोला जा रहा है कि बेटे ने अभी भी पारिवारिक पेशे को अभी भी संभाल कर रखा है, जो प्रोफेशन है उनका अभी भी संभाल कर रखा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज अ पैडर इन गोवा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आज भी ये जो बेकर हम लोग बोल रहे हैं ना, गोवा में उन्हें क्या बोला जाता है, पैडर नाम से जाने जाते हैं।
मतलब स्टिल उनको पैडर नाम से ही जाना जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, ये उस टाइम की बात बता रहे हैं जब गोवा में हमारे बचपन में, किसकी बात हो रही, गोवा में हमारे जो बचपन रहा है, मतलब बचपन की बातें चल रही हैं अभी ये। द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड, बेकर हमारा दोस्त, साथ ही में मार्गदर्शक हुआ करता था। कैंपिंग, एक मिनट, यस ऑफ कोर्स यहाँ पर बोला है कि फ्रेंड, इसके अलावा कैंपियन एंड गाइड, मतलब हर एक व्यक्ति, आपको बताया जा रहा है कि जो वेकर थे पहले मार्गदर्शक, साथी और दोस्त हुआ करते थे। He used to come at least twice a day, बोला जा रहा है कि वह दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे। एक बार कब, once when he set out in the morning on his selling round, एक बार जब वो अपना सामान बेचने के लिए निकलता था तब, ठीक है। और दूसरी बार कब, देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्पैथिंग हिज ह्यूज बास्केट, सॉरी। तो बोला जा रहा है कि दूसरी बार जब, मतलब देखो पहली बार तो वो लेकर आते थे, दूसरी बार जब उनका खाली हो जाता था ब्रेड का जो बास्केट होता था तो वो लौटते टाइम भी वहीं से तो निकलेंगे। तो इस टाइप से आप कह सकते हैं कि ये ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, जब वो अपना सामान बेचने के लिए निकलता था ना, और दूसरी बार जब वह अपनी बड़ी सी टोकरी के खाली हो जाने के पश्चात लौटता था। ओके, दिस jingling thud of his bamboo woke us up, मतलब हम सभी को from sleep, and we ran to meet and greet him। तो इसमें बोला है कि उसके बांस की जो घंटी नुमा खटखट होती थी ना, मैंने बोला था पहले, हमें नींद से जगा देती थी और हम उससे मिलने व उसका अभिवादन करने के लिए भागते थे, मतलब उसको ग्रीटिंग देने के लिए, उससे नमस्ते हेलो जो भी वो कहते थे वो करने के लिए और उससे मिलने के लिए उस टाइम पर, ठीक है। अब आगे बोला है कि why was it so, was it for the love of loaf? Not at all. The loaves were bought by some पैस्किन और वेस्टिन। देखिए क्या बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों होता था, मतलब हम लोग ऐसा क्यों करते थे, क्या वह ब्रेड के प्रति लगाव की वजह से था, मतलब हमें ब्रेड चाहिए होता था, फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या हमें ब्रेड से प्यार था, लोफ ही बोलते हैं ब्रेड को गोवा में, तो क्या हमें ब्रेड से प्यार था, बताइए कितनी अच्छी बात कर रहे हैं राइटर, क्या इसलिए हम लोग भागते थे, क्या इसलिए ऐसा होता था, हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल मतलब हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेड के पैकेट तो पेस्टिन या वेस्टिन, ये देखो पैस्किन जो है, पैस्किन है या पेस्टिन है, पेस्टिन लिखा है, वैसे तो पैस्किन लिखा है, ठीक है। और वेस्टिन जो नौकर है ना, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, समझ रहे हैं, जो नौकर हुए करते थे ना घर के, दो घर से लाए जाते थे, मतलब वो लोग ले लेते थे, जो ब्रेड उनको चाहिए थी वो ले लेते थे। व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर were those bread bangles which we choose carefully, sometime it was sweet bread of special make। तो बोला जा रहा है कि हम जिसका उत्सुकता से इंतजार करते थे वे भी चूड़ी के आकार की गोल्ड ब्रेड जिसको हम ध्यान से चुनते थे, कभी कभी खास किस्म की मीठी ब्रेड भी होती थी। तो सिंपल सी बात बोल रहे हैं वो लोग कि हम what we longed for, तो हम उसके लिए वेट करते थे बड़ी उत्सुकता के साथ और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कि हम जो ब्रेड मतलब चूड़ी आकार का, आप कह सकते हैं ब्रेड बैंगल्स जिसे बोलते हैं, वो चूड़ी आकार के होते हैं, आप कह सकते हैं हमारे यहाँ शायद उनको बाटी बोला जाता है, तो उनके लिए, और वो उनको केयरफुली होकर चूज करते थे। एंड समटाइम इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कई बार तो पता है क्या होता था, हमें किसी खास किस्म की मीठी ब्रेड भी मिला करती थी, मतलब हमें प्राप्त होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द स्क्रीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि बेकर अपने खास तरीके से बनाए बांस के डंडे से झंग झंग की आवाज के साथ अपनी संगीतमय उपस्थिति दर्ज करवाता था। आप इसे ऐसा भी कह सकते हो भाई कि द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग, झंग झंग साउंड होता था उनका बम्बू में। सबसे पहली चीज है, अच्छा मुझे काटना था तुझे, और ये एक स्पेशल बम्बू था जो वो लोग बनाते थे उनके लिए।
और वो जो आवाज निकलती थी, लाइक ऐसा लगता था कि ये म्यूजिकल सिस्टम चल रहा है, मतलब बहुत ही म्यूजिकल एंट्री थी उनकी, जो पता चल जाता था कि हाँ ये म्यूजिक चल रहा है तो अभी उनकी एंट्री हो रही है। वन हैंड सपोर्टेड टू बास्केट ऑन हिज हैंड हेड, द अदर बेंट द बम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ से अपने सिर पर रखी टोकरी को संभालता और दूसरी से बांस को जमीन पर मारता जाता। लाइक आप कह सकते हो उनका आकार कैसा टाइप का होगा, मतलब उनकी पोजीशन क्या होगी, एक हाथ में टोकरी रखी है और एक हाथ से डंडा नीचे मारे जा रहे हैं, तो पता चल जाता था कि वो लोग आ चुके हैं। ही वुड ग्रीट the lady of the house with the good morning and then place his basket on the vertical bamboo। देखो क्या बोला जा रहा है कि वह घर की महिला को गुड मॉर्निंग करके अभिवादन देते थे, ग्रीटिंग करते थे, एंड फिर अपने खड़े बांस पर अपनी टोकरी टिका देते थे। सोचो उनकी जो बम्बू होता था ना, उस पर वो अपनी टोकरी टिका देते थे, समझ रहे हो आप लोग, बड़े ध्यान से देखना। देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वेरिटिकल बम्बू, जो लंबा आकार का बम्बू होता था उस पर वो अपनी टोकरी टिका देते थे। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद द mild rebuke the those and the lobes would be delivered to the servant। बोला जा रहा है कि हम बच्चों को हल्की सी खिड़की के साथ पीछे को कर दिया जाता था, मतलब पीछे हो जाओ लाइक, और नौकर को ब्रेक दे दी जाती थी, लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं थे। बट वी वुड नॉट गिव अप। कह रहे हैं बच्चे, मतलब जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि हम भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच और द parapet and peep into the basket। Somehow I can still recall the typical fragrance of those lobes। बोला जा रहा है क्या कि हम लोग हार तो मानने वाले नहीं थे, लेकिन हम क्या करते थे, हम बेंच पर चढ़ जाते थे। We climb a bench or the पैरापेट क्या होता है ये, या मुंडेर पर, मुंडेर कुछ होता होगा, चढ़कर किसी तरह टोकरी में झांकते थे। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि पीप इनटू द बास्केट, झांकते थे। मुझे अभी भी उन ब्रेड की खास खुशबू याद है। आई कैन स्टिल रिकॉल, सॉरी, मतलब मुझे अभी तक वो चीजें याद है। आई कैन रिकॉल दैट, ठीक है, वो जो फ्रेग्रेंस थी लोफ की, ब्रेड की, आई मीन। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द वेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। क्या बोल जा रहा है, जो ब्रेड होती थी ना, जो ब्रेड होती थी, ब्रेड बड़ों के लिए होती थी, और जो चूड़ी जैसी गोल ब्रेड होती थी ना, वो बच्चों के लिए होती थी। ठीक है, मतलब जो गोल गोल होती थी वो किसके लिए होती थी, बच्चों के लिए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बाटी बोलते हैं शायद अपने यहाँ वहां पर, अभी जो बेंगल्स लोग बोल रहे हैं। और वो जो बात हो रही है कि जो लोब्स होती थी, मतलब जो ब्रेड होती थी, वो बड़ों के लिए होती थी। ठीक है, then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly, and why should we, who would take the trouble of the plucking the mango leaf for the toothbrush। कितनी अच्छी बात कही है, कितनी समझदारी वाली बात करी है कि फिर हम ठीक से दांतों का ब्रश करना या मुंह धोने पर भी ध्यान नहीं देते थे। और हम ऐसा करते भी क्यों, कौन चढ़ के आम के पत्ते के ब्रश बना के झंझट ले, मतलब प्लकिंग। आगे अपन को क्या आप कह सकते हैं कि दतौन करना रहता है ना, मैंगो की लीफ तोड़ना, प्लकिंग करना, फिर उनको ब्रश जैसा बनाना और फिर ब्रश करना। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये सब जरूरी भी क्यों था यार, पता नहीं। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, hot tea could wash and clean up everything so nicely after all। गरम चाय सब कुछ अच्छी तरह से साफ कर सकती है, वैसे भी वो बोलते हैं। और बाघ भी तो कभी, देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात करी कि भाई ये सब नेसेसरी भी क्यों था, ये सब चीजें जरूरी भी क्यों थी। जो टाइगर होता है, जो बाघ होता है, वो कभी अपने दांत साफ करता है, और वैसे भी जो हॉट टी होती है, गरम चाय होती है, वो भी तो अपने आप क्लीन कर देती है बहुत अच्छी तरीके से दांतों को, तो फिर हम क्यों करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैरिज गिफ्ट्स आर meaningless without the sweet bread known as the ball, just as a party or a feast lost its a charm without bread। बोला जा रहा है भाई कि मीठी ब्रेड,
जिसे आप कह सकते हैं कि जिसे बॉल कहा जाता था। मैरिज गिफ्ट लाइक आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बॉल। तो यहाँ पर सिंपल बात हो रही, जो मीठी ब्रेड होती थी ना, जिसे बॉल कहा जाता था, उसको क्या होता था, उसके बिना शादी के उपहारों का कोई मतलब नहीं होता था। इफ अपन वो चीज नहीं देंगे, इफ वी आर नॉट गिविंग दैट, तो ये समझ लो कि जो मैरिज गिफ्ट होगा ना आपका, जो भी आप दे रहे हो, कोई भी चीज दे रहे हो जो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि कीमती है, बहुमूल्य है, लेकिन फिर भी उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता था अगर आपने बॉल नहीं दी है। बॉल मतलब स्वीट ब्रेड, ठीक है, ओके। ठीक उसी प्रकार जिस तरह किसी भी पार्टी या दावत में ब्रेड के बिना अपना आकर्षण खो देना। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, जस्ट एज अ पार्टी और फेस्ट लूज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। वैसे ही जैसे अगर किसी पार्टी में ब्रेड ना हो या दावत में ब्रेड के बिना आकर्षण खो देना, मतलब ये समझ लो कि अगर नहीं है तो हमारा आकर्षण उस तरफ जाएगा ही नहीं, हम उस तरफ प्रभावित ही नहीं होंगे अगर ब्रेड नहीं है तो। नॉट इनफ कैन बी सेड टू सो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। एंड गांव के लिए बेकर कितना महत्वपूर्ण होता था, बे इससे ज्यादा बयान नहीं किया जा सकता। आप ऐसा कह सकते हैं कि नॉट इनफ कैन बी सेड टू सो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ ब्लेज। अब जैसे कि आपने बताया कि शादी में बॉल ना हो तो मैरिज गिफ्ट्स का कोई मतलब नहीं, दावत में पार्टीज में अगर ब्रेड ना हो तो आकर्षण खोना समान है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि गांव में बेकर कितने इम्पोर्टेंट थे, कितने जरूरी थे। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर sandwich on the occasion of her daughter's engagement। देखिए क्या बोला जा रहा है, घर की महिलाएं जो होती हैं, महिला को अपनी बेटी के सगाई के अवसर पर सैंडविच बनाना ही होते हैं। मतलब ये रूल है, जैसे हमारे यहाँ सगाई में रिंग एक्सचेंज करना इम्पोर्टेंट होता है, आई थिंक जस्ट लाइक दैट कि उस अगर डॉटर्स एंगेजमेंट है, अपनी पुत्री की सगाई है, तो उस पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, सैंडविच बनाना ही पड़ेगा। कैन Cakes and बोली हैज आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। और तो और भाई, क्रिसमस और दूसरे त्योहारों पर केक और नारियल की बिस्कुट आवश्यक है। मतलब नारियल की बिस्टिक बोले हैज और केक बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। Thus the presence of the baker furnace in the blaze is absolutely essential। essential मतलब होता है बेटा महत्वपूर्ण। इसलिए गांव में बेकर की भट्टी की उपस्थिति निहायती बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब बेकर्स फर्नेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वही नहीं होगा तो चीजें कैसे बनेगी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ particular dress known as the kabai। It was a single piece long frock, reaching down to the knees. In our childhood, we saw baker wearing a shirt and trouser which were shorter than full length ones and longer than half pants। थोड़ा सा आई नो कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग इतनी लाइनें कवर करते हैं। इसमें बोला है कि द बेकर, या तो बेकर या फिर ब्रेड सेलर, मतलब बेकर जो बनाते हैं और ब्रेड सेलर जो उनको बेचते हैं, सिंपल सी बात है, दोनों एक ही की बात हो रही। ऑफ दोज डेज हैड अ पेस्कुलर ड्रेस नॉन एज अ कबाई। तो इसमें बोला जा रहा है कि बेकर या फिर ब्रेड बेचने वाले की उन दिनों, मतलब जिन दिनों वो बेचते थे ना, पुराने टाइम की बात चल रही है, एक खास किस्म की पोशाक होती थी। मतलब एक अलग ही पोशाक होती थी जिसे कवाई कहा जाता था। यहाँ पर लिखा है ना, ये पेस्कुलर ड्रेस, पिक्यूलर, आई एम सो सॉरी यार, ये पिक्यूलर है, मैं सॉरी बाय मिस्टेक, मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गया, आई एम सो सॉरी। ये क्या लिखा है, पिक्यूलर या पिक्यूलर ड्रेस होती थी। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग ये है कि खास किस्म की पोशाक जिसे कवाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। बोला जा रहा है ये एक खास किस्म की पोशाक होती थी जिसे कवाई कहा जाता था। वह एक लंबी फ्रॉक जैसे घुटने तक ही एक ही कपड़े की बनी पोशाक होती थी। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपने पहन लिया तो बस एक ही पोशाक है जो घुटने तक हुआ करती थी, समझ रहे हो, सिर्फ घुटने तक। इन अवर चाइल्डहुड वी saw baker wearing a shirt and trouser which were shorter than full length।
और वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। सिंपल सी बात है, हमने बोला है कि हमने अपने बचपन में बेकरों को कमीज और पैंट पहने देखा है। यहां तक देखना, चाइल्डहुड बीसा बेकर वेयरिंग अ शर्ट ट्राउजर, यहां पर हो गया, इतना खत्म हो चुका है। विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, वो क्या होती हैं, आप कह सकते हैं जो कि पूरी पैंट से छोटी और नेकर से लंबी होती है। नेकर जानते हैं, नेकर जानते हो, नहीं जानते हो, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, जब तक नहीं बताओगे तो समझ में कैसे आएगा। आपसे बोला जा रहा है विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। जो अपनी नीज होती है ना, उससे कैसी होती है, लंबी होती है, लेकिन अपने फुल लेंथ से थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, और देखो बोला जा रहा है नेकर से लंबी होती है। आज भी ऐसे नेकर पहने जो घुटने तक के हो, उसे यह सुनना पड़ता है कि उसे पैडर जैसे कपड़े पहने। आज भी मतलब कोई भी जो ऐसे नेकर पहने होते हैं ना, नेकर आप समझ सकते हो बीच के ही बोल रहे हैं। इवन टुडे एनीवन हु वेयर आर हाफ पैंट्स विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, मतलब नीज के थोड़े नीचे, घुटने के थोड़े नीचे, इनवाइट द कमेंट। और ये तो उनको सुनना ही पड़ता है, ये कमेंट जो है हमेशा उन पे होता है दैट ही ड्रेसेस लाइक अ पैडर, वो कैसा कपड़े पहने हुआ है, वो कैसा लग रहा है पैडर जैसा। The baker usually collect his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. तो आगे बोला जा रहा है कि जो बेकर होते हैं वो यूजुअली अपना बिल कलेक्ट करते थे कब, एंड ऑफ मंथ, मंथ के आखिर में। बेकर अपना जो भुगतान होता था, मतलब जितना भी पैसा निकलना था, वो अक्सर महीने के आखिर में ही लेता था। महीने का हिसाब किसी भी दीवार पर पेंसिल से लिख लिया जाता था। कैसे लिखते थे, वॉल होती, जैसे वॉल है और उस पर क्या किया अपन ने, पेंसिल से लिख दिया। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। उन दिनों आप कह सकते हैं कि बेकिंग एक मुनाफे वाला व्यवसाय था, मतलब इसमें बहुत पैसा निकलता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, आप कह सकते हैं बेकर जो वो बनाते हैं ना, ब्रेड बनाते हैं, वो उनके परिवार कभी भी खाने की कमी नहीं रहती थी उनके। यहाँ नींद आने लगी इसको पढ़ के तो, है ना, आपको भी आ रही है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और रह गया बच्चे। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड, ये क्या लिखा है भाई, प्रोस्पेरियस। यस, इसका यही साउंड होगा ना, इज इट करेक्ट, या यस, हाँ प्रोस्परस ही लिखा है। हाँ, आगे लिखा है कि वह और उसकी फैमिली और उसके जितने भी नौकर होते थे जो उसके अंडर में काम करते थे, वो हमेशा कैसे होते थे, वो हमेशा खुश और संपन्न दिखाई देते थे। जो प्रोस्पर्स लिखा है ना, इसका मीनिंग होता है संपन्न, इट मीन्स वेल्दी आप कह सकते हैं बच्चा, और हैप्पी मतलब तो खुश होता है। देयर प्लम्स फिजिक्यू वाज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस, उनका मोटा थुलथुला व्यक्तित्व इस बात का सच्चा सबूत था। प्लम्प मतलब थुलथुला होता है, ठीक है। प्लेजेंटी फैट बॉडी, प्लम फिजिक्यू मतलब होता है क्या, मैंने बता दिया, हंसना नहीं चाहिए किसी पर, राइट। वैसे आज भी जो लोग जिनकी बेकरी होती है ना, जिनकी बेकरी होती है, ऑफ कोर्स वो बेकर होते हैं, तो वो उनका शरीर प्लम फिजिक्यू ही जैसा रहता है। आई नो वी शुड नॉट से दिस, लेकिन बोलना तो चाहिए ना यार, फिजिकी, हम तो बोलेंगे प्लम्पी फिजिकी है, वाज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस, मतलब आप कह सकते हैं एक सही चीज है ये बात, तो ये सबूत है, टेस्टिमोनी मतलब सबूत है। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक अ फिजिकल एप्रिशिएशन इज इजीली कंपेयर्ड टू द बेकर, या कंपेयर्ड टू अ बेकर, सॉरी ए है वो। आज भी अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक बनावट कटहल जैसी दिखे तो उसकी तुलना बेकर से आसानी से की जा सकती है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ बोलते हैं कि हाँ दुकानदार है, या फिर उनका खाने पीने का ही काम चलता है, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, आप लोग कहीं समोसे खा रहे हो तो समोसे वाली दुकान या फिर मिठाई वाले भैया को देख लो, तो उनके फिजिकल एप्रिशिएशन से ही पता चलता है कि अपन लोग उनको कंपेयर कर सकते हैं बेकर से, क्योंकि बेकर भी ऐसे ही होते थे।
सो आई होप गाइस कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आई मीन टू से ग्लिम्स ऑफ इंडिया का बेकर फॉर्म समझ में आया होगा। अगर आपको कुर्ग देखना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो यार कि देखना ही देखना है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए। शेयर अपने